तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग। हम कैसे समाज में रहते हैं जहाँ पर इंसान को अपना ही जीवन जीने की आज़ादी नहीं है। Women being raped and children being killed, and how insensitive our society has become. People are not wrong. What is wrong is their religion. What is wrong is their social ideology. Now the point is, do we want to sustain institutions in which equality and liberty cannot be sustained? एक समय था जब गरीबी से लड़ने की जरूरत थी, अब वो समय आया है जब सांप्रदायिकता से लड़ने की जरूरत है। Struggle against communalism can be properly waged by young people like you if you constantly interact with people around you. People are having so much of myths regarding Muslim community. हमारे खेलों तक पे असर देखने को मिलता है। अपने निजी स्वार्थों के लिए, निजी लाभ के लिए वो पूरे शहर का, पूरे समाज का माहौल बिल्कुल खराब कर देता है। I refuse to believe that a majority of our media is spreading hate or prejudice. आपस में इस तरह की चीजें चलती रहे, समाज बटा रहे, उनको रोटियां सेकने का जो मौका मिलता रहे। Generally, the people who perpetuate these crimes, they get away without getting any punishment. Suppose such a carnage breaks out around you, what are you going to do? Don't forget Afghanistan, don't forget Taliban, don't forget that these are the consequences of great internal strife produced by the same factors at work in our part of the world. Don't forget that. Fascism in India will not come in the form in which it has come in Europe. Fascism in India will come in the form of communism. Even if not in the short run, I'm quite optimistic in the long run it will be defeated. It has to be defeated because it cannot survive. Because history has not been shaped like this. And history will come to the rescue of the future of a great nation like India. आधुनिक युग के संदर्भ में जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो हम इस युग में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संघर्ष भारत में ही नहीं बल्कि एशिया के अन्य देशों में, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में तथा दुनिया के अन्य हिस्सों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध, उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संघर्ष चला, उस संघर्ष को हम स्वतंत्रता आंदोलन समझते हैं आधुनिक युग के संदर्भ में। और यहां बहुत ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हर संघर्ष, दो राज्यों के बीच के संघर्ष या दो राजाओं के बीच के संघर्ष को स्वतंत्रता संग्राम नहीं समझा जा सकता, स्वतंत्रता आंदोलन नहीं समझा जा सकता। स्वतंत्रता आंदोलन को प्राचीन काल में या मध्यकालीन भारत तक खींच के ले जाना ये उचित नहीं है, ये अवैज्ञानिक है। 1857 से पहले किसी प्रकार के देशव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन की हम नहीं बात कर सकते। तो 1857 का एक ये राष्ट्रवाद की भावना का एक शुरुआती दौर है, लेकिन अभी आधुनिक राष्ट्र की परिकल्पना नहीं हो पाई है। वो 19वीं शताब्दी के अंत तक पहुंचते पहुंचते या 20वीं शताब्दी के आरंभ तक पहुंचते पहुंचते ही संभव हो पाता है। और इसमें यहाँ मेरे ख्याल से ये
कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि महात्मा गांधी का आगमन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गांधी जी के आगमन से ही राष्ट्रीय हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है वह एक जन आंदोलन में परिवर्तित होता है। विशेषकर 1919-1920 के दौरान खिलाफत आंदोलन और उससे जुड़ा हुआ नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, ये आंदोलन पहली बार सही मानों में, सही अर्थ में जन आंदोलन कहे जा सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में परिवर्तित करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इसीलिए जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है उसका एक विशेष भारतीय अर्थ भी विकसित हुआ। भारत में जो सेकुलरिज्म का अर्थ है वो अर्थ नहीं है जो यूरोप में हुआ करता था। और आधी बहस इसी पर होती है कि साहब यूरोप में धर्म और राज्य को अलग रखा जाए, पृथक है, एक नहीं है। लेकिन इस बात के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारी अपनी परिस्थितियों के रहते एक भारत में अपनी एक विशेष सेकुलरिज्म की परिभाषा विकसित हुई और उस परिभाषा के रहते ही जो सेकुलरिज्म का हिंदी में अनुवाद है वो धर्मनिरपेक्षता है। और ये कांग्रेस ने इसी परिभाषा को लेकर अपना आंदोलन चलाया, जिसमें उनका कहना यह था कि कांग्रेस किसी एक समुदाय की या किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वे सब भारत में रहने वाले जितने लोग हैं, चाहे उनका कोई धर्म हो, कोई भाषा हो, उन सबका प्रतिनिधित्व करती है। 20 और 30 के दशक में कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जाने वाले आंदोलनों के साथ साथ अनेक और जन आंदोलनों का भी विकास शुरू हुआ, वो भी विभिन्न वर्गों के आंदोलन अपने अधिकारों के लिए, वो चाहे दलित हों, वो चाहे खेत मजदूर हों, वो चाहे मिलों में काम करने वाले मजदूर हों, वो चाहे औरतें हों, वो चाहे जनजातियां हों, वो चाहे वनों में रहने वाले लोगों के अपने लिए अधिकार हों। विभिन्न वर्गों का आंदोलन भी इस 20 के और 30 के दशक में आरंभ होता है और बड़े पैमाने पर 30 के दशक तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार के जन आंदोलन शुरू होते हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जाने वाले आंदोलनों के दौरान भी हम कई इस प्रकार के जन आंदोलन देखते हैं जिनमें अलग जिन अधिकारों के लिए ये आंदोलन लड़े गए, वो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग है और वो भी हमारे इस आंदोलन की बहुत बड़ी विरासत है। क्योंकि केवल धर्मनिरपेक्षता के लिए या एक विशेष प्रकार के राष्ट्र के लिए या एक राष्ट्र की परिभाषा के लिए ही संघर्ष नहीं हो रहा था, बल्कि उसके साथ साथ इन अधिकारों के लिए भी संघर्ष चल रहा था। और वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण देन है। विशेषकर जो शोषण के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे वो भी हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और विरासत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सब आंदोलनों के साथ साथ जब हम सन 30 के दशक को देखते हैं और 40 के आरंभ तक पहुंचते हैं तो सांप्रदायिक राजनीति भी बहुत बड़े पैमाने पर फैलती है। इसके अपने कारण हैं। मुख्य धारा से हटकर भी कई ऐसी शक्तियां थीं जो सांप्रदायिकता पर आधारित आंदोलन 30 के और 40 के दशक में बड़ी तेजी से चला रही थी। और यही कारण है कि 30 के दशक के अंत तक और 40 के दशक के आरंभ तक हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय राजनीति का अंग भी बन जाते हैं और अपने तौर पे ये इस स्वतंत्रता आंदोलन को अपनी पटड़ी पे से उतारने की में कुछ हद तक सफल भी होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जहां हम 40 की दशक की जब बात करते हैं तो आमतौर पे कांग्रेस या मुस्लिम लीग या अंग्रेज़ों की उनसे बातचीत, इनके बारे में ज़रूर बात होती है। मुस्लिम लीग ने किस प्रकार सांप्रदायिकता फैलाई, किस प्रकार एक दो राष्ट्रों की बात करी और अंत में किस प्रकार देश का बंटवारा हुआ, उसके बारे में बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां एक तरफ ये सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति जोर पकड़ रही थी 40 के दशक में, वहां दूसरे ओर बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार की शक्तियां भी थीं
जो धर्म या सांप्रदायिकता की राजनीति से हटकर और स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर रही थी। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो यह कि जो बंटवारा हुआ भी वो सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर तो था, साथ ही साथ अलोकतांत्रिक भी था, क्योंकि उसमें कई ऐसे क्षेत्रों के लोग जो बाद में पाकिस्तान में चले गए, वहां पर जो लोग रहते थे, वहां जो बहुमत था आमतौर से वो बंटवारे के विरुद्ध था, विभाजन के विरुद्ध था। और ये पोजीशन उनकी 47-48 तक रही और एक प्रकार से उनमें से कुछ क्षेत्रों को जबरदस्ती पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। साथ ही मैं इस पर भी जोर डालना चाहूंगा कि ये वो क्षेत्र हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो, चाहे वो बालूचिस्तान हो, वो गए जरूर पाकिस्तान में, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति नहीं पनप पाई, सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति वहां नहीं पनप पाई। पंजाब में तो जरूर हुई, बंगाल में भी हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुई और भी हिस्सों में हुई, लेकिन ये वो क्षेत्र हैं जहां पर धर्म के आधार पर राजनीति नहीं थी और फिर भी ये क्षेत्र उस विभाजन का एक तरह से शिकार हुए हैं। और यदि वहां पर सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति नहीं थी तो ये उसी स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य धारा की देन है, जिसमें धर्म या सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति का कोई स्थान नहीं था। मुख्य धारा की बात कर रहा हूं, ऐसी शक्तियां बहुत थीं जो इसको नहीं मानती, लेकिन जो मुख्य धारा थी जिसमें कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन और लोग भी थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वो भगत सिंह हो, वो उस तरह की राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं था जिसमें धर्म का कोई स्थान हो, बल्कि वो कांग्रेस की राजनीति से कई कदम आगे थे, जहां तक कि उनके सामाजिक और आर्थिक विचार थे। और फिर जो वामपंथी शक्तियां जो उस आंदोलन का हिस्सा थी, उनके लिए भी कोई धर्म का या सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति का कोई स्थान नहीं था उस स्वतंत्रता आंदोलन, बल्कि ये वो शक्तियां हैं जिनकी आर्थिक व सामाजिक सोच कांग्रेस से काफी आगे थी, क्योंकि वह केवल स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ के समाज के परिवर्तन के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे, शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 1945 और 47 के बीच में जब एक तरफ देश में सांप्रदायिक राजनीति देश को बंटवारे की तरफ ले जा रही थी, ये वही समय है जब बहुत बड़े पैमाने पर शोषित वर्गों द्वारा अपने अधिकारों के लिए जन आंदोलन पूरे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे थे। 1947 के बाद हालांकि भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, लेकिन कांग्रेस तथा जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा थी, उसने जो भारतीय राष्ट्र की परिभाषा थी जो इस आंदोलन के दौरान विकसित हुई थी, उसको ही आगे बढ़ाया। और वही परिभाषा हम भारतीय संविधान में पाते हैं, जो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। भारतीय राष्ट्र की जो परिभाषा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित हुई, वो इस संविधान में, हमारे संविधान में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होती है। और केवल संविधान में ही नहीं, बल्कि 1947 के बाद जो समझिए 50 के दशक में कम से कम जिस प्रकार की संस्कृति या जिस प्रकार का सिनेमा विकसित होता है, उसमें भी शोषित वर्गों के लिए एक सहानुभूति, गरीब के लिए दर्द, समाज को बदलने की कल्पना काफी हद तक वो उसमें भी पाई जाती है। और यही सब, ये जो हमारी अपनी विकसित की हुई सेकुलरिज्म की समझ है, जो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राष्ट्र की परिकल्पना है, ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना जिसमें जो किसी एक धर्म से या किसी एक समुदाय से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि जिसे हम भारत कहते हैं, उसमें रहने वाले जितने लोग हैं वो सब बराबर के नागरिक हैं। और उसके साथ साथ शोषण के विरुद्ध संघर्ष, या कम से कम शोषित वर्गों के लिए सहानुभूति, जो कि आज के ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में कम से कम बिल्कुल ही आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन एक सहानुभूति, चाहे आप कुछ कर ना पाए लेकिन एक सहानुभूति, एक दर्द तो हो, वो इसी स्वतंत्रता आंदोलन की, विशेषकर उसका जो मुख्य धारा थी, उसकी देन है। और उस विरासत को ही लेकर हम आज चल रहे हैं और इस संघर्ष में लगे हुए हैं कि वो परिभाषा को तोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाए और ना ही हमें उस प्रकार की विरासत की तरफ ले जाया जाए जो कि अभी वी.डी. सावरकर का चित्र पार्लियामेंट में लगा है और जिस प्रकार के मूल्य लेकर वी.डी. सावरकर जैसे लोग चले हैं, या कम से कम वो विरासत
हम लोगों को नहीं चाहिए। और क्योंकि हमारे ऊपर उस प्रकार की विरासत, वो विरासत जिसको के स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े हिस्से ने नकार दिया था, नहीं अपनाया था, नहीं स्वीकारा था, वो हम पर थोपने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये संघर्ष हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह